सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। व्यापार मंडल ने लगाया सुविधा अस्पताल पर गंभीर आरोप। कहा, अस्पताल के नाम पर चल रहा कत्लखाना। बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 महीने से सुविधा अस्पताल में गर्भवती महिला का चल रहा था इलाज, जहां एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां पूरे देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। वहीं एक डॉक्टर ने कोरोना के डर से 3 महीने की गर्भवती महिला को बिना इलाज के दे दिया इंजेक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों बरेली के कुछ हॉस्पिटल मीडिया की सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, जहां मरीजों के नाम पर जेब काटने का कार्य करते हैं। ऐसा ही नजारा आज सुविधा अस्पताल में देखने को मिला, जहां पर बता दें आपको, अनामिका शुक्ला को 25 मार्च से पेट दर्द होने के कारण सुविधा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही डॉक्टर ने कोरोना के खौफ से ना ही इलाज किया और दवाई देकर घर भेज दिया, जिसके चलते दूसरे दिन महिला की तबीयत बिगड़ जाने से हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता शुभम चंद्रा मौजूद है। हम जानते हैं उनसे किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और व्यापारियों का क्या कहना है। जी शुभम। डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है और डॉक्टर की लापरवाही के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला विनायक हॉस्पिटल का आया था, उससे पहले भी एक मामला हॉस्पिटल, दूसरा मामला सुविधा हॉस्पिटल आ चुका है, जहां पर व्यापार मंडल यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक जान जा चुकी है। हम इनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि पाराशरी है, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ। आज आप लोगों ने हॉस्पिटल घेराव किया है, क्या है पूरा मामला? एक निर्दोष की जान जाना सबसे बड़ा मसला है। वो तो हमारे परिवार की थी, किसी की भी बेटी जाती, हम इसके लिए संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। वो बेचारी इनके चेकअप में थी, हमारे महानगर अध्यक्ष रामकिशन शुक्ला जी की भतीज बहू थी, बराबर इनके ट्रीटमेंट में थी। जो ये कहती थी वो करती थी, समय समय पर आती थी। उसके पेट में पेन उठा, उसने कहा कि मेरा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। इन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया, दर्द का इंजेक्शन दे दिया। वो बहुत गिड़गिड़ाती रही। ये अभी 25 मार्च का मामला है, लेकिन वो इन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड करना उचित नहीं समझा। उसका बीपी भी लो हो रहा था, लेकिन इन्होंने अपना दर्द का इंजेक्शन दे दिया कि जाओ तुम्हें आराम मिल जाएगा। आराम क्या मिलना था, उसके बाद तो उसके शरीर में पूरे में सेप्टिक फैल गया और वो मृत्यु लोक को चली गई। इनकी इस घटना से हम लोग इतना निंदनीय करते हैं कि हम बस यही चाहेंगे, लोगों से यही अपील करेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल का बहिष्कार करो, ऐसे डॉक्टर का बहिष्कार करो जो जान से खेलते हैं, अपने पैसे बनाते हैं। किसके जिम्मेदारी के साथ इनकी जान जा चुकी है? जी, किसकी जिम्मेदारी है जिनके जान चुकी है? आज किसके लापरवाही? रश्मि शर्मा की जिम्मेदारी है पूरी। उन्हीं के ट्रीटमेंट में थी महिला, उन्हीं के चक्कर में ही जान गई है। उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, उन्होंने भी मरीज को हाथ तक लगाना उचित नहीं समझा। कोरोना है, कोरोना तो भैया सबके लिए है। आप हॉस्पिटल बंद कर दो, आराम करो घर में, मास्क लगा के बैठो, घर में रहो, कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना है तो ये खोलने की जरूरत ही क्या है? कोरोना तो सभी तरफ फैल रहा है, तो क्या आप डॉक्टर को, पेशेंट को हाथ क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हम लोग तो ये कहना चाहिए कि अगर डॉक्टर रश्मि जी का गलती है तो वो बाहर आकर के हम लोग से बात करें, बात करें। लिखित में हम लोगों को दे, लिखित में दे कि उनकी गलती हुई है, जिससे दूसरा कोई मरीज इस हॉस्पिटल में ना मरे। हमारी सबसे बड़ी अपील ये है। हमारे पीछे और भी लोग हाजिर हैं, यहाँ पर उनसे भी जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवन वर्मा है। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने हत्या की है, उस बच्चे की और बच्चे की माँ की, 2 लोगों की हत्या की है और जानबूझ के की है। वो विषय ये है कि जब आपको कोरोना है तो आप इसको हॉस्पिटल बंद करिए, ना कि आप बिना अपने किसी छोटे मोटे अपने जो नर्सेस हैं उनको आप दीजिए इंजेक्शन की, ये लगा दीजिए। इंजेक्शन लगाने देखा नहीं आपने, इंजेक्शन किस चीज़ का आपने लगाया? आपने कोई चेकअप नहीं किया, आपने ब्लड प्रेशर नहीं देखा, आपने कोई उनको और भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपने इंजेक्शन भेजा और लगवा दिया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि बिना चेकअप के आपने कैसे ट्रीटमेंट दिया कि जो उसको पूरा शरीर में सेप्टिक हो गया और 2 घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ी। और जो हम वहां पे गए गंगासील हॉस्पिटल, उसने कहा कि ये तो बहुत ही लेट आ चुके हैं आप, और मेरा मुझे इसमें कहते हुए लग रहा है कि इसमें बचाना मुश्किल है। तो हम लोग दिल्ली लेके गए और वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो सोचने की सवाल ये उठते हैं कि आपने बिना ट्रीटमेंट करे, मतलब कुछ देखे जांचे करे, कैसे ट्रीटमेंट, कौन सा इंजेक्शन आपने दिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। आके रश्मि, मेरी मांग है रश्मि शर्मा आके बात करें, अपनी सफाई दें, क्या कहना चाहती हैं, लेकिन वो बात क्यों नहीं कर रही हैं। तो इस पर भी प्रश्न उठ रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। हम लोग 2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं बाहर निकल के? क्या इतनी बड़ी गवर्नर है? क्या 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 करना चाहती हैं? कि इलाज करते हैं तो भगवान का रूप मानते हैं, तो ये ऐसे भगवान होते हैं?
कि जो मारते हैं और जब हम बात करना चाह रहे हैं तो बात करने को नहीं तैयार हैं। तो मतलब अब हम यहाँ पे उठेंगे नहीं, चाहे भले 24 घंटे चाहे 72 घंटे बैठना पड़े हमारे लिए। जब तक रश्मि शर्मा जी नहीं आएंगी हम नहीं उठेंगे यहाँ से। हमारे पीछे व्यापार मंडल से और भी लोग शामिल, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण शुक्ला। दरअसल मेरे ही भतीजी की पत्नी, जिसका नाम अनामिका शुक्ला था, 25 तारीख को यहाँ पर लेके आए थे। उससे 3 महीने पहले से इलाज चल रहा था उसका। 25 मार्च को जब लेकर आए उसके पेट में काफ़ी दर्द था और उसका बीपी लो हो गया था और यहाँ डॉक्टर के पास लाए। इन्होंने उसको चेक नहीं करा। हमने कहा देख लीजिए क्या मैटर है, कोई गंभीर मामला लग रहा है। इन्होंने उसको बिना छुए इंजेक्शन लगवाकर और घर भेज दिया। अगले दिन 26 तारीख को वो बेहोश हो गई घर पर, और उसको जब दोबारा यहाँ लेकर आए तो इन्होंने हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया। देखा दूर से और कहा इसको हायर सेंटर ले जाइए। तो आप बताइए 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला जिसका 3 महीने से आपके वहाँ इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और आप उसको दूसरे ही दिन कहती हैं कि ले जाइए हायर सेंटर, हमारे बस की नहीं है। अगर इन्होंने 25 तारीख को चेकअप कर लिया होता, अल्ट्रासाउंड कर लिया होता, जांच कर ली होती, उसको हाथ लगा दिया होता, उसको देखा होता, उसका पेट छुआ होता, तो इनको अनुभव हो जाता कि उसकी स्थिति बहुत बिगड़ रही है और उसको सेप्टिक फैलती नहीं और उसकी डेथ नहीं। मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, सुविधा हॉस्पिटल की। एक आरोप लगा है कि मरीज के साथ लापरवाही के बाद उसमें उनकी मौत हो गई है। जी, क्या मामला है जो आज प्रदर्शन हो रहा है आपके हॉस्पिटल में? ऐसा है कि एक मरीज मेरे ट्रीटमेंट में चल रही थी, उसका दूसरा बच्चा, पहला नॉर्मल डिलीवरी थी और लगभग 3.5 पौने 4 महीने थे। आई थी, उसको हल्का सा पेट में दर्द उसने बताया था। मैंने उसको एक इंजेक्शन लगवाया था दर्द रोकने का, जो कि सभी मरीजों के लगता ही है। उसके बाद में वो थोड़ी ठीक हो गई, वो अपने घर चली गई और पूरे दिन वो घर पे रही, रात में रही। अगले दिन शाम को उसके घर वाले उसको लेकर के आए और बोले कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने उसको देखा, वाइटल्स उसके नॉर्मल थे, मतलब मेंटेन थे, और मगर मुझे कारण नहीं समझ में आया कि क्यों उसे फिर चक्कर खा के घर पे गिर गई थी, उन्होंने ये बताया। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए और भी इसमें ज़रूरत है फिजिशियन, सर्जन सबको दिखाने की और जांचें भी करानी पड़ेंगी, और इसलिए आप इनको हायर सेंटर पे ले जाइए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसके हस्बैंड से, उसके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई और 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चली गई थी और उनको अच्छे से समझ में आ गया था, वो लोग ले गए थे यहाँ से। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है जानबूझ के जान नहीं लेता, ये बात सत्य है। लेकिन डॉक्टर को ये भी समझना चाहिए कि किसी की जान लापरवाही से अवश्य जाती है, तो इसमें जांच होनी चाहिए और अगर डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ मानवता के नाते डॉक्टर रश्मि शर्मा जी को कम से कम जिस परिवार के व्यक्ति की एक जान गई है उससे माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए कम से कम, कि जो है कि हाँ मुझसे लापरवाही हुई या गलती हुई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के गलती की, लेकिन लापरवाही तो अवश्य हुई है, किसी व्यक्ति की जान गई है। तो इस संबंध में व्यापार मंडल का यही कहना है कि इसके लिए एक कमेटी बने और कमेटी बन के जाँच हो, और यदि डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत ही शर्म की बात है किसी महिला के साथ इस तरह की बात होना। और हमारे जब शुक्ला जी अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उनके साथ भी अभद्रता हुई, तो हम यही मांग करते हैं कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच कराई जाए। सीएमओ जो एक कमेटी बना के उसकी जांच करवाए, अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त करा जाए। खाना बंद करो, बंद करो, लूट खाना बंद करो, बंद करो। एक नहीं 2 जाने लिए तुमने। अनामिका को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दीपक त्यागी, नरसिंह आनंद सरस्वती ने मुस्लिम समाज के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विरुद्ध अश्लीलता से परिपूर्ण अपशब्द प्रयोग कर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़काने एवं दंगा कराने की साजिश को अंजाम दिया है एवं उनके धर्म को नीचा दिखाकर कार्य किया है। वह लगातार ही मुस्लिम समाज के खिलाफ बोलकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने की साजिश हो सकती है। इसलिए इसके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाना अति आवश्यक है। मोहम्मद असलम एडवोकेट, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली। मामला ये है कि 2 तारीख को ये दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने दिल्ली में जो है प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुस्लिम समाज के
पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, जो अशब्द भाषा का प्रयोग किया, उसके खिलाफ़, और लगातार जो यती महाराज सरस्वती जो है नरसिम्हानंद सरस्वती लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ़ भड़काऊ भाषण देते चले आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ़ जो है द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। और इनका ये जो 2 तारीख का जो बयान है, इससे जो है समस्त मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए इन्होंने इस तरह का बयान दिया है और देश और समाज में दंगा भड़काने की साजिश के तहत इन्होंने काम किया है। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली के लोग माननीय SSP महोदय बरेली से मिलकर हमने उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराने की मांग की है और मांग की है कि ऐसा जो है व्यक्ति जो समाज के लिए घातक है, उसे समाज में खुले घूमने की नहीं दिया जाना चाहिए, उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिक्रिया को लेकर ARTO अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए ऑफिस में 3 स्लॉट बना दिए गए हैं ताकि लोगों की कम से कम भीड़ रहे, क्योंकि वहां पर जगह कम है। ऐसे में लोगों को तारीख जल्दी नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ऑफलाइन प्रक्रिया चालू नहीं है और कोरोना को देखते हुए भी गेट पर मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसा है कि स्लॉट जो है वो निर्धारित किया गया, कोरोना की दृष्टि से कुछ स्लॉट कम कर दिए गए हैं, जिससे जो है कार्यालय में भीड़ भाड़ ना रहे और उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी 3 स्लॉट निर्धारित कर दिया गया है कि पर डे जो है वो 3 शिफ्ट बना दिया गया है। एक तो 10 से 12:30 का, 10 से 12 का, फिर 2:30 से 5 का, या नहीं 12 से 2:30 का, फिर उसके बाद 3 से 5 का। ये 3 स्लॉट निर्धारित किए गए। जैसे कार्यालय में चूँकि ये प्राइवेट बिल्डिंग है, यहाँ पर उतनी पर्याप्त जगह भी नहीं है, तो जो लोग आएँ वो कोरोना से बचाव करते हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएँ। जहाँ तक स्लॉट की बात है, स्लॉट की संख्या कोरोना के दृष्टि से कम कर दी गई है। ऐसे में संभावनाएं बनती है कि उनको डेट जल्दी से न मिल पा रही हो, और ये NIC की व्यवस्था है, जहाँ नॉर्मल होगा वो स्लॉट अगर बढ़ा दी जाएगी तो सबको पर्याप्त समय पे अपनी डेट भी मिलती रहेगी। सर, इसमें क्या ड्राइविंग लाइसेंस क्या ऑफलाइन प्रक्रिया भी चालू हुई है क्या? नहीं, कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी सेवाएं हैं सब ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन प्रक्रिया अब नहीं रह गई है। सर, जिस हिसाब से कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, उस हिसाब से RTO में क्या गाइडलाइन की गई है कि कोरोना यहाँ पर होने की संभावना कम से कम रहे? ऐसा है कि जो पिछले साल भी ऐसे जब कोरोना के ज़्यादा मामले आए हैं तो स्लॉट बिल्कुल कम कर दिया गया, क्या ऑफिस ही बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, उसके दृष्टिगत जो है वो स्लॉट धीरे धीरे बढ़ाया गया है और धीरे धीरे वो प्रक्रिया आई, तो वो प्रक्रिया भी नॉर्मल नहीं हो पाई थी कि फिर से कोरोना का प्रकोप जारी हो गया है। ऐसे में संभावना यह है कि उनको डेट जल्दी से ना मिल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ 90 दिन का स्लॉट का वो हाईएस्ट जो है ड्यूरेशन है वो 90 दिन है। तो 90 दिन अगर वो फुल रहेगा तो 91 दिन का अपने आप नहीं मिलेगा। एक दिन जैसे खाली होता जाता है वो स्लॉट अपने आप बुक होता जाता है। सर, आने जाने वाली पब्लिक अभी बिना मास्क RTO ऑफिस के अंदर आती है, इसके लिए भी कोई गेट पे क्या आदेश दिया गया है? बिल्कुल, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। जब तो कोरोना का प्रकोप नहीं था तब भी हमारे यहाँ गेट पे एक आदमी की ड्यूटी लगी हुई है और बुखार और सैनिटाइजर बिना करे वो आते ही नहीं है। ऐसे CMO ऑफिस से व्यवस्था भी है कि यहाँ के लोग यहाँ बैठते हैं और उनकी जांच हो जाती है और रिपोर्ट आने के बाद ही वो कार्यालय में प्रवेश कर पाते हैं। पीड़ित महिला ने SSP से न्याय की करी गुहार। पीड़ित महिला ने SSP कार्यालय शिकायत देने के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि भमोरा एवं आंवला के रहने वाले 2 व्यक्तियों ने 4 अन्य व्यक्तियों के साथ घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए छेड़छाड़ की है, क्योंकि लगभग 8 माह पहले जागृति नगर थाना सुभाष नगर में 72 गज का मकान जो कि 22 लाख में लिया था, जिसका पूरा पैसा जा चुका है, परंतु दबंग मकान का बैनामा नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर न्यायालय में एक मुकदमा भी विचाराधीन है। थाना सुभाष नगर के जागृति नगर के रहने वाली एक महिला ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके पति BSF में सिपाही हैं तथा कश्मीर सीमा पर तैनात है। वह घर में अकेली रहती है। उसने दीपावली से पहले नन्हेलाल पुत्र रूम से परतापुर थाना भमोरा से 72 गज का मकान जागृति नगर में दिया था, परंतु उसका काफी समय तक बैनामा न कराने के बाद न्यायालय में 4 महीने पहले मुकदमा किया था, जिसको लेकर
2 अप्रैल सुबह के करीब उपरोक्त लोग 4 अन्य व्यक्तियों को लेकर घर पर आए, जिस पर छोटे लाल के आवाज लगाने पर दरवाजा खोल दिया, जिस पर मैं मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। जब प्रार्थनी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगी, तभी दबंगों ने घर के अंदर घुसकर छेड़छाड़ शुरू कर दी एवं मोबाइल चलने लगे। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए, तभी धमकी देते हुए उपरोक्त लोग वहां से भाग गए। क्या मामला पूरी बात बताइए। हमने मकान खरीदा था हमने। किससे खरीदा? नन्हे लाल से, राम बहादुर से। तो ये हमारी बेईमानी कर रहे हैं, पैसा सब पहुंच गया पर बेनामा नहीं करवा रहे हैं। कितने रुपए दे चुके हो आप अभी तक? 22 लाख 20 हजार पहुँच गए। कितनी जमीन है हम पे? ये खरीदी आपने? 75 गज है। बना मकान बना हुआ जगह है? बना मकान है बना हुआ। क्या कहना है वो बेनामा नहीं कर रहे हैं, वो और पैसा मांग रहे हैं और खाली करवाने की कह रहे हैं, मतलब जबरदस्ती लड़कन को भेजते हैं, धमकाने देते हैं। आप उसमें रह रहे हैं? हाँ, हम उसमें रह रहे हैं। आप एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या कार्रवाई लेकर आए हो, क्या मांग है आपकी? अपने थाने में भी गए सुभाष नगर में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। किस मामले में आए हो? हम जो हमारे घर पे मतलब लड़कन को लेके आए थे, धमकाने दे रहे थे 2 तारीख को 11 बजे, और सब वहीं से हमारा घर घेर लिया था। कह रहे थे, गाली उली दे रहे थे और घर में घुस गए। फिर कह रहे थे कि धुवनिया घर में से निकल के जान से मार देंगे, जे है वो बहुत धमकाने दे रहे थे। सब लड़के आए थे गेट पे मेरे, और मेरे पति BSF में है, जम्मू कश्मीर में तैनात है। तो बदसलूकी करी आपके साथ में? हाँ, बदतमीजी कर रहे थे गेट पे मेरे। तो छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे थे? छेड़छाड़ भी कर रहे थे, लड़का गाली दे रहे थे, मैंने वीडियो भी बनाई है। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव टूलिया का रहने वाला 25 वर्षीय महेश पुत्र कांता प्रसाद अपने घर से साइकिल से नर्सरी के लिए काम के लिए निकला था। हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से परिजनों को सूचना दी तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये लड़का मजदूरी कर अपने घर का गुजर बसर चलाता था। थाना नवाबगंज। हाँ, क्या हुआ था, क्या मतलब कैसे घटना हुई थी? आपके साले की मौत कैसे हुई थी? ऐसा था, ये तो कहीं से आप घूमने गए थे सुबह में, तो ये दोपहर के बाद फिर आ रहे थे, तो किसी टाइम रात में आना जाना हुआ है। रात में किसी टाइम कैसे थे ये साइकिल पे थे। हाँ, क्या करते थे आपके? ये तो बाहर काम करते थे, अभी होली की छुट्टी में आए थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ हमको लोग तो पूरी बात पता नहीं, कि हम लोग तो बाहर थे। हाँ। हमारे पास जब फ़ोन करा तब हम लोग आए। हाँ। क्या फ़ोन करा, किन लोगों ने फ़ोन करा था? बच्चों को घर पे बताया था, मोहल्ले वालों ने आके, जैसे मोहल्ले के तो बच्चे तो अकेले रहते थे घर पे, मोहल्ले वालों ने बताया कि उनका ऐसा एक्सीडेंट हो गया। फिर मोहल्ले के लोगों ने जाकर उनको देखा, तब उन्होंने घर पे बताया, फिर घर से हमारे पास फ़ोन गया, तब फिर हम लोग यहीं आए थे डिस्ट्रिक्ट। तो आपको मृत्यु अवस्था मिले, जीवित अवस्था? मृत्यु अवस्था। बरेली के थाना फरीदपुर के गांव रामलीला की रहने वाली 35 वर्षीय सावित्री पत्नी कल्लू पड़ोस के रहने वाले सीताराम ने बताया, 10 साल पहले इनके पति घर छोड़कर चले गए थे, जिसके चलते पड़ोस के ही रहने वाले जगन्नाथ सिंह का प्रेम संबंध हो गया था। जगन्नाथ अपनी शादी करना चाहता था, जिसको लेकर सावित्री ने विरोध किया तो झगड़ा हो गया, जिसको लेकर सावित्री ने घर में रहकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे इलाज को लाते वक्त उनकी मौत हो गई। मृतक के 2 बेटे 1 बेटी है, जो खेती किसानी कर अपना घर का गुजर बसर चलाते थे। पड़ोसियों की मदद से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहब सीताराम है। कहाँ से आए हैं आप? हम साहब फरीदपुर से आए हैं। हाँ, क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए हैं? कैसे आपकी मतलब रिश्तेदार की मौत हुई है? जी साहब, इनने एक आदमी से गांव में प्रेम कर लिया था, जगन्नाथ नाम का आदमी था। क्या नाम है उनका जिनसे प्रेम हुआ था? उनका नाम है जगन्नाथ और इनका नाम है सावित्री देवी। कितनी उम्र है उनकी सावित्री की? सावित्री की उम्र है साहब 35 साल की। हाँ, क्या हुआ था? तो इन्होंने उस आदमी से जब प्रेम कर लिया था, तो वो जो साहब दूसरी औरत करने जा रहा है इस समय। इनके पति नहीं थे सावित्री के? वो पति तो इनके 9-10 साल से घर से गायब हैं। अच्छा, हाँ। तो पड़ोस का ही रहने वाला था क्या वो? हाँ, अड़ोस पड़ोस का रहने वाला है। तो क्या हुआ था फिर? फिर उन्होंने जो है इनके घर पे आके एक दूसरी औरत को लाया के और खुद इन्होंने साहब उसकी मारपीट करी है। सावित्री की? सावित्री की। अच्छा। उसके बाद में साहब ये चले गए थे
फिर उनने आकर दूसरे दिन के लिए फिर से इनने मारपीट करी घर पे। फिर इनको जो हमें नहीं पता कि साहब खुद दवा पी है और उनने खुद पिलाई है। आपको कैसे पता लगा कि इन्होंने दवा पी है या क्या, कैसे पता लगा? जब लोग दवा पी हुई, जब घर में पलटी कर रही तो हमें बदबू आई तो हमने कही दवा पिया इनने। तो मौके पर ही मौत हो गई या अस्पताल आते वक्त? साहब जी यहीं हम बरेली आए, सुबह रात लेकर आए इनके करीब हम 11 बजे वहाँ से चले तो करीब बरेली आए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं इनके। अच्छा, हाँ। कब से रह रही थी जगन्नाथ के साथ में? 3-4 साल हो गए उनके साथ में रहती हुई। क्या करती थी ये सावित्री? सावित्री अपने घर का काम धंधा करती थी। अच्छा। हाँ,